तो आज बहुत दिनों के बाद मैं दोबारा से अपने चैनल के ऊपर एक रिव्यू बनाने जा रहा हूँ और वो किसी और का नहीं बल्कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का होने वाला है। और मैं ये बात आपको पहले ही कह दूं कि मार्वल का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड था उसको देखते हुए मैं इस पूरी की पूरी मूवी को स्किप करने के प्लान में बैठा हुआ था। लेकिन फिर मैंने इसके कुछ अर्ली रिव्यूज़ देखे और मुझे ये बात समझ में आई कि ये मूवी किसी और की नहीं बल्कि जेम्स गन की है। और अगर हम जेम्स गन का पिछला रिकॉर्ड देखें ट्रैक, तो वो इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है कि मैं इस मूवी को स्किप कर दूं। वो कहीं ना कहीं कुछ अलग काम करने की कोशिश करते हैं जो कि ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ जाता है। इसकी सबसे ज़्यादा ग्रेट एग्जांपल हमारे पास गार्डियंस के पिछले दोनों पार्ट और इसके अलावा रिसेंट में आई हुई द सुसाइड स्क्वाड जो कि डीसी के अंदर आई थी। उन तीनों की तीनों मूवीज़ को मैंने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। इसी वजह से जब मैंने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को देखा तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जेम्स गन ने डिसअपॉइंट नहीं किया। सो गाइस, दिस इज पीटर और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का स्पॉइलर फ्री रिव्यू और आपके साथ मैं अपनी थॉट शेयर करूंगा। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इस रिव्यू को स्टार्ट करना चाहूंगा जेम्स गन के डायरेक्शन के साथ, जो कि मैं कहूंगा कि हमेशा की तरह वो फ्लॉलेस था। खासकर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी एक ऐसी टीम है जिसको डायरेक्ट करना, जिसको दिखाना स्क्रीन के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है किसी और डायरेक्टर के लिए। लेकिन जेम्स गन ने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से पिछले दोनों पार्ट्स के अंदर भी इनके डायनामिक को हमारे सामने लेकर आए थे और इस पार्ट के अंदर उन्होंने गज़ब भी करके रख दिया है। ये पूरी की पूरी मूवी, उसकी राइटिंग, उसकी हर एक चीज़ बता रही थी कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जेम्स गन के दिल के कितना ज़्यादा करीब था। चाहे मैं इसकी पूरी की पूरी सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ, इसके प्लेलिस्ट म्यूज़िक की बात करूँ, इसकी विजुअल इफेक्ट्स की बात करूँ, इमोशनल राइड की बात करूँ या पूरे के पूरे फनी जोक्स की क्यों ना बात करूँ, सब कुछ मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट नज़र आया। हाँ, कुछ छोटी मोटी खामियां हैं जिनके ऊपर हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन इसी के बाद अगर मैं यहाँ पे अपनी कास्ट की बात करूँ तो यार सच में कास्ट ने जो काम करा है, गार्डियंस के सारे मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो मूवी आप कहेंगे कि किसी मूवी थी तो ये मूवी दरअसल रॉकेट रकून के बारे में थी। और ये बात हमें उसका ट्रेलर देख के अंदाज़ा हो गया था कि हम उसके ओरिजिन और बैक स्टोरी को जानने वाले हैं। तो इस मूवी के अंदर रॉकेट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा फोकस था और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पे ऑफ भी करता है। इसी के अलावा हम यहाँ पे गमोरा की बात क्यों ना कर लें, क्योंकि उसके कैरेक्टर के अंदर हमने एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखना था जो कि ये 2014 वाली गमोरा थी, हमारी वाली नहीं थी। तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से दिखाया। इसके अलावा हमारे पास नेब्यूला का कैरेक्टर हो गया, ड्रैक्स का कैरेक्टर हो गया, मेंटिस का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा था इस मूवी के अंदर पिछली सारी मूवी से। इसके अलावा यहाँ पे स्टार लॉर्ड हमारा लेजेंडरी जो है भाई, उसने तो मेरा दिल जीत लिया और एंडिंग काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग किस्म की थी जो कि आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद भी आएगी। और हाँ, आपने ग्रूट को कैसे भूल सकते हैं जो कि अब बेबी से बाबा बन चुका है और उसने इस मूवी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से धमाके मचाई हैं हमेशा की तरह। भाई देखो, मार्वल के अंदर किसी भी कैरेक्टर के साथ जस्टिस हो या ना हो, लेकिन ग्रूट के साथ हमेशा हर मूवी के अंदर जस्टिस होता ही है और ये बात यहाँ पे भी प्रूव हो जाती है। इसके अलावा मैं अगर इस मूवी के विलन के ऊपर बात करूँ जो कि हमारे पास हाई एवोल्यूशनरी था, जिसको यहाँ पे चिडविकी प्ले करने वाले थे, जो कि एक नए तरह के हमारे सामने फेस था जिसको हम देख रहे थे एमसीयू के अंदर। तो मैं ये कहूँगा कि हाई एवोल्यूशनरी का कैरेक्टर जो है उसको कॉमिक से तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है, उसकी बैक स्टोरी को, उसके ओरिजिन को, उसके काम करने के तरीके को। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस पूरी की पूरी मूवी के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट और सूटेड नज़र आया। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे उन्होंने जो एक्टिंग करी है हाई एवोल्यूशनरी के कैरेक्टर के अंदर जान डालने के लिए, वो मुझे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही थी और मैं सच में इस पूरे के पूरे कैरेक्टर का बहुत ही बड़ा फ़ैन होकर रह गया हूँ। अब ऐसा नहीं है कि ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अलग था, यूनिक था। हमने इस तरह के कैरेक्टर्स पहले भी काफ़ी देखे हैं जिनको लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं लेकिन दुनिया की नज़र में वो एक विलन बन जाते हैं। तो ये वही नॉर्मल सा स्टफ था, लेकिन इसके अलावा डिटेल्स बहुत ही ज़्यादा हैं जिसको हम अपने आगे फ्यूचर वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अब अगर इसके बाद मैं स्टोरी के ऊपर बात करूँ तो देखो भाई, ये गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की मूवी है तो यहाँ पर स्टोरी हमें बिल्कुल वैसे ही नजर आने वाली थी जिस तरह हमने पिछली दो मूवीज़ के अंदर देखी थी। यानी कि फैमिली का कनेक्शन फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर जितना नहीं होता ना, उतना इन मूवीज़ के अंदर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही था कि ये पूरी की पूरी टीम एक टीम की तरह नहीं बल्कि फैमिली की तरह ऑपरेट करती है। हर एक परेशानी, हर एक मुश्किल से वो एक फैमिली की तरह फेस करते हैं। तो यही पूरा का पूरा मूवी का थीम था और यही सारी की सारी चीज़ें ऑडियंस को जोड़ के रख भी रही थी। अब देखो, थीम यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल थी कि यहाँ पे हमारे पास हाई एवोल्यूशनरी विलन था जिसको हराने के लिए गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम आगे बढ़ी और यहाँ पे कुछ बैक स्टोरी चल रही थी साथ में, जो कि स्पॉइलर कैटेगरी में आ जाएगा, जिसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा स्टोरी जो थी कोई बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा ओवर द एज नहीं थी, बस एक लीनियर स्टोरी थी। लेकिन उसके सारे के सारे कैरेक्टर जिस तरीके से उसको प्ले कर रहे थे अपने कैरेक्टर्स को, इसके अलावा स्टोरी का जो पेस था, स्टोरी के अंदर जो जोक्स थे, इमोशनल राइड्स थी, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके की थी कि ये स्टोरी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन जाती है। इसके अलावा मैं अगर एक्शन सीक्वेंसेस के ऊपर बात करूँ तो मैं यहाँ पे बात ज़रूर करना चाहूँगा। अब गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के अंदर हमेशा से हमें ज़बरदस्त तरीके की सिनेमेटोग्राफी, मास्टरपीस, सेट पीस और एक्शन साइंस देखने को मिले ही हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे पार्ट के अंदर एक एक्शन सीन ऐसा था जो कि पूरे के पूरे वन टेक के अंदर था और जिन लोगों ने इस मूवी को देखा है वो मेरी इस बात से समझ गए हैं कि मैं किस एक्शन सीन की बात कर रहा हूँ। वो एक्शन सीन इतना ज़्यादा कोई खूबसूरत लग रहा था वन टेक के अंदर कि मैं उसको बता नहीं सकता हूँ और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो इतना ज़बरदस्त तरीके का गज़ब का एक्शन सीक्वेंस हमें एक वन टेक के अंदर दिखाया गया था। तो मुझे तो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और इस तरह के एक्शन सीक्वेंसेस देखना एमसीयू के अंदर वो खासकर बहुत ज़्यादा कम नज़र आते हैं।
तो एक्शन के हवाले से मैं कहूँगा कि मूवी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। इसके अलावा हमारे पास एक नया कैरेक्टर जिसके ऊपर मैं बात करना भूल गया, वो एडम वॉरलॉक का होने वाला था। अब मैं ये कहूँगा कि एडम वॉरलॉक का जो एक्शन था, उसकी सारी के सारी सीक्वेंसेस थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। लेकिन कहीं न कहीं उसके कैरेक्टर को अंडर यूटिलाइज़ रखा गया है अपने आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, और उसके ऊपर अभी इतने अच्छे तरीके से नज़र नहीं डाली जितना उसका हाइप बनाया गया था। फिर इसके अलावा अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ तो उसके ऊपर मैं बात करने वाला कोई होता ही नहीं हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जेम्स गन की मूवीज़ का म्यूज़िक कैसा होता है, और उसको तो यानी छोड़ ही दो ना, बात करने के साथ टाइम वेस्ट होगा ना हमारा, छोड़ दो बस। मतलब बहुत अच्छा था, समझ जाओ तुम लोग। तो अगर इस मूवी के अंदर सब कुछ अच्छा था, तो इस मूवी के अंदर बुरा क्या था? बुरा इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं बहुत ज़्यादा नेट पिकिंग करूँगा, मैं बिल्कुल कट्टर फैन बन जाऊँगा डीसी का और मार्वल की नफरत वाला हूँ, तो मैं इसमें ये बुराई ज़रूर निकालूंगा कि हाँ, एडम वॉरलॉक का जो कैरेक्टर था उसको उतना अच्छा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया, उसको उतना अच्छा यूटिलाइज नहीं किया गया जितना वो कर सकते थे। और कहीं कहीं जगहों पे ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ पे इन्होंने जानबूझ के एडम वॉरलॉक के कैरेक्टर को पीछे रखा है, जबकि वो उसको इस्तेमाल कर सकते थे और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी थी। लेकिन इसके अलावा मैं कहूँगा कि मूवी मुझे हर पॉइंट से सॉलिड नज़र आती है। जोक्स लग रहे थे, क्रिंज नहीं लग रही थी। इमोशनल सीन्स इमोशनल लग रही थी, उस पर हंसी नहीं आ रही थी। एक्शन सीक्वेंसेस इंटरेस्टिंग थे कि देखने का दिल चाह रहा था, और एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स को इतने ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे थे कि ऐसा फील हो रहा था कि हम उनसे काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जेम्स गन ने यहाँ पे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को एक तरह से एंड तो कर दिया अपनी ट्रिलॉजी को, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट कर दी है। और मैं यहाँ तक भी कहने के लिए तैयार हूँ कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की जो ट्रिलॉजी है एमसीयू के अंदर, वो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड मूवीज़ में से एक है, जिसको कोई इतना अप्रिशिएट नहीं करता जितना वो डिजर्व करती हैं। अब अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो रेटिंग भी इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मिली है मार्वल की पिछली मूवीज़ से अगर हम कंपैरिजन करें, जहाँ IMDb पे इसको 8.8, रोटेन टोमेटोज पे इसको 80% और ऑडियंस स्कोर उसका जो इस वक्त है वो 96% है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इस मूवी को सॉलिड 9 आउट ऑफ 10 देने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस मूवी से कोई शिकायत नहीं है, मैंने मूवी को बहुत इंजॉय करा। मुझे कोई बोलेगा कि ये मूवी दोबारा देखने चले तो मैं उसके साथ ज़रूर जाऊँगा। इसी के अलावा इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर एंड में हमारे पास 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी मौजूद हैं, और मैं कहूँगा कि दोनों के दोनों पोस्ट क्रेडिट में से पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप उसको मिस कर भी देंगे तो इतनी कोई बड़ी बात होने नहीं वाली है, लेकिन पहले वाला पोस्ट क्रेडिट सीन ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किस्म का है। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के रिव्यू को अगर मैं समराइज़ करना चाहूँगा तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा कि जेम्स गन ने हमें इस मूवी के साथ भी बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड मार्वल और दूसरी जगहों पे चलता हुआ आ रहा है, वो उसको फॉलो करते हुए हमारे सामने एक मास्टरपीस लेकर आए हैं, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से अपनी उस ट्रिलॉजी का एंड किया है जो कि उन्होंने 2014 के अंदर शुरू करी थी। हर एक कैरेक्टर इस मूवी के अंदर इंपॉर्टेंट फील हो रहा था, हर एक को प्रॉपर स्क्रीन टाइम दिया गया था। कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं था जिसको लग रहा था कि उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया हो, खासकर गार्डियंस की टीम की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा रॉकेट रैकून इस पूरे के पूरे मूवी का MVP आप कह सकते हैं, जो कि बहुत ही हद तक इस पूरी की पूरी मूवी को कैरी कर रहा था। डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर कर रहा था। इसके अलावा सारे एक्टर्स अपनी एक्टिंग के अंदर इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर अपना 100% देते हुए मुझे नजर आए। इस मूवी का विलन बहुत ज़्यादा सॉलिड था, स्ट्रॉन्ग था, मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़्यादा ब्रूटल था, जिस वजह से उसको देखने में मज़ा आ रहा था। और कहीं कहीं जगहों पे तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया, क्या ये एक R-rated मूवी है, लेकिन ये PG-13 रेटेड थी। तो अगर आपने अभी तक गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 नहीं देखी है तो आप लोग फौरन से जाके इस मूवी को देखिए, इससे पहले कि स्पॉयलर्स आके आपकी मूवी का एक्सपीरियंस खराब हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी है जिसको मैं कहूँगा कि सिनेमा में एक्सपीरियंस करने के लिए बनी है यार। इसकी जो इमोशनल सीन्स है वो आप सिर्फ वहीं पे बैठ के फील कर सकते हैं सारे के सारे ऑडियंस के बीच। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा स्पॉइलर फ्री रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर आप इस तरह की ऑसम वीडियोस मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ मैं इसी तरह की न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।